बिन्नी की शादी हो रही है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कौन बिन्नी? इन्होंने पूछा। बिन्नी को नहीं जानते? कमाल है भाई, ये बिन्नी कोई प्रियंका गांधी या प्रियंका चोपड़ा तो है नहीं कि सारा हिंदुस्तान उसे जानेगा। अरे बिन्नी मतलब माँ की केयर टेकर, मैंने कहा। ओह अच्छा, वह नाम बिंदिया और बाल विधवा। छी, इतनी घटिया बात आप कैसे कर सकते हैं? मैंने पूछा। ये अनमोल वचन मेरे नहीं, आपकी प्रिय दीदी रानी के हैं। उस बार हम माँ की 75वीं सालगिरह मनाने को इकट्ठा हुए थे, तब मैंने पूछा था कि ये कौन है। तब दीदी ने आंख के अंधे नाम नयन सुख की तर्ज पर यह जवाब दिया था। ये दीदी भी ना कभी कभी गजब करती हैं। खैर दीदी को छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो? बिन्नी की शादी हो रही है, ये तो खुशी की बात है, पर तुम्हारा सुर तो ऐसा है मानो बिन्नी को कैंसर हो गया हो। बिन्नी के लिए खुशी की बात होगी, पर ज़रा माँ के बारे में तो सोचिए, उन्हें अब कौन देखेगा? भाई साहब तो सारे झंझटों से मुक्त होकर अमेरिका में जाकर बैठ गए हैं। अब जो कुछ सोचना है मुझे और दीदी को ही सोचना है, मैंने कहा। बिन्नी की शादी की बात माँ को पता है? इन्होंने पूछा। माँ को पता है। अरे वही तो इस नाटक की सूत्रधार है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को तो कहते हैं। वे ही सूत्रधार हैं मतलब? अरे उन्होंने ही तो आगे बढ़कर लड़का ढूंढा है। लड़का क्या, पूरा आदमी है, 2 बच्चों का बाप। बिन्नी की भी तो उम्र कम ना होगी, 15 साल से तो यहीं काम कर रही है वो तुम्हारे घर में। हाँ वो 40 की हो चली है। बताइए अब उसकी शादी की क्या जरूरत है? पर माँ को जैसे परोपकार का भूत चढ़ा है। कह रही थी मेरे बाद इस लड़की का क्या होगा, इसलिए अपने सामने ही उसे सेटल करके जाना चाहती हूँ। और पता है, शादी का खर्च भी माँ खुद ही उठा रही है। मुझे और दीदी को भी आदेश मिला है कि 5-5 साड़ियाँ और एक सफारी सूट का कपड़ा लेकर आना शादी अटेंड करने। बोली कि छोटी बहन की शादी है, कंजूसी मत करना। वाह भाई वाह, मतलब हमारी साली साहिबा की शादी है, तब तो हमें भी नेक दस्तूर मिलेगा। आपको तो बस हरदम मजाक ही सूझता है, स्थिति की गंभीरता को भी तो समझने की कोशिश कीजिए, वो तो आप समझते ही नहीं, मैंने मुंह फुलाकर कहा और विषय ही समाप्त कर दिया। बिन्नी की शादी में न जाने का कोई सवाल ही नहीं था। माँ का आदेश था तो उसे मानना ही था। ये नानुकुर कर रहे थे, पर मैंने किसी तरह इन्हें राजी कर लिया। उस शादी में घर के पुरुषों का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए दीदी से भी कहा कि अकेली ना आए, जीजा जी को साथ लेकर आए। मुझे पता चला था, मतलब माँ ने ही बताया था कि बिन्नी के भाइयों को ये शादी मंजूर नहीं थी। वे दोनों लड़ने आ गए थे। वे बोले कि आप ये अधर्म कर रही हैं, ब्राह्मणों की कन्याओं पर दोबारा हल्दी नहीं चढ़ती। पर माँ ने उन लोगों को डांट डपट कर भगा दिया था, पुलिस का डर भी दिखाया था। पर शादी में दल बांध कर आ गए तो, बीच मंडप में हंगामा खड़ा कर दिया तो। बिन्नी के भाई लोग माँ से वैसे भी खार खाए हुए थे। जब बिन्नी नई नई हमारे घर काम पर लगी थी तो हर दूसरे तीसरे महीने पैसों के लिए आकर खड़े हो जाते थे। माँ उन्हें घुड़क देती थी, उसका पैसा मैं बैंक में जमा कर रही हूँ, यहाँ तो उसे ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ खाती है सोती है, मेरा दिया कपड़ा पहनती है, जिस दिन मैं नहीं रहूँगी ये पैसा उस दिन उसके काम आएगा। माँ के सामने किसी की दाल नहीं गलती, तो ये लोग अपनी बूढ़ी माँ को भेज देते थे। वह रोती झींकती आती और बिन्नी से 150 रुपये झटक कर ले जाती। माँ की पुरानी महाराजन जब बूढ़ी हो गई तो अपनी इस भांजी को माँ के पास ले आई थी। बोली, दुखियारी है बेचारी मेम साहब, बचपन में ही सुहाग छिन गया, भाइयों ने न पढ़ाया न लिखाया, उन्हें तो मुफ्त में नौकरानी मिल गई थी। बेचारी भाभियों की जजगी करते करते ही बूढ़ा जाएगी। उन लोगों से लड़ झगड़ कर मैं इसे अपनी बहन को समझा बुझा कर आपके पास लेकर आई हूँ। आप ही इसका कल्याण कर सकती हैं, अपने पास रख लीजिए, एकदम गऊ है, आपकी सेवा करेगी और आपके चरणों में पड़ी रहेगी। माँ ने तो जैसे उसके कल्याण का बीड़ा ही उठा लिया। ट्यूटर लगवाकर उसे पढ़ाया, पहले 5वीं फिर 8वीं फिर 10वीं और फिर बोर्ड भी दिलवाया। सिलाई क्लास भी भेजती रही। अपनी सिलाई मशीन उसके हवाले कर दी कि गली मोहल्ले के बच्चों के कपड़े सिलती रहे। अपने पास बिठाकर कढ़ाई बुनाई भी सिखाई।
अब वो पास पड़ोस वालों के स्वेटर बुनकर 25-50 कमा भी लेती है। जिस दिन उसके 10वीं का रिजल्ट आया उस दिन माँ बहुत खुश थी। बोली, चल अब किसी स्कूल में चपरासन तो बन जाएगी तू, नहीं तो मेरे बाद बेचारी एकदम सड़क पर ही आ जाती। मेरे बाद? आजकल उनका तकिया कलाम हो गया है मेरे बाद। इसी के चलते उन्होंने बिन्नी की शादी का बीड़ा उठाया था। 10 जगह बात करके उसके लायक वर ढूंढ ही निकाला और अब कन्यादान करने को आतुर थी। मैंने एक बार कहा भी, माँ तुमने हमारी इतनी चिंता कभी नहीं की जितनी बिन्नी की कर रही हो। बोली, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऐसे हाथों में सौंप गए हैं कि चिंता पास भी नहीं फटकेगी। पर इस बेचारी का कौन है, मेरे बाद इसका क्या होगा। फिर वही बात, कभी कभी तो बिन्नी से ईर्ष्या होने लगती थी। घर दूर से एकदम शादी का घर लग रहा था। रंगीन पताकाएं, फूल मालाएं, बिजली की झालरें, आम के पत्तों के बंधनवार, हल्दी कुंकुम के छाप देखकर मन प्रसन्न हो गया। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही एक बुजुर्ग महिला सामने आई। नमस्ते दीदी रानी। पाँव लागो कुंवर जी। नमस्ते, मैंने कहा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं लली की माँ हूँ। ओह माफ़ कीजिएगा, बहुत साल पहले देखा था ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। शादी में आई होंगी ना आप, स्वागत है। वो मेरा बैग लेने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया। पहिए हैं इसमें, मैं खींच कर ले जाऊंगी। दरअसल उनकी हालत ऐसी थी कि वे पहिए वाला बैग भी खींच ना पाती। बहुत ही दुर्बल हो चुकी थी, बाल सन से सफ़ेद हो गए थे। तभी तो पहचान नहीं पाई। तब तक मेरी आवाज़ सुनकर दीदी भी बाहर निकल आई। अरे आप लोग कब आए? बस अभी 2 घंटे पहले ही पहुंचे हैं। फिर कमरे में जाते जाते दीदी ने पूछा, स्वागत किसका कर रही थी? बिन्नी की माँ का। वे होस्ट हैं पगली, तभी तो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी थी। मतलब? मतलब अब वे यहीं रहेंगी। बेटों ने कह दिया है कि बिन्नी की शादी में जा रही हो तो अब वहीं रहना, लौट कर मत आना, घर लौटने की जरूरत नहीं है। और हमारी करुणा निधान माता राम ने उन्हें तुरंत अपनी शरण में ले लिया। ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दीदी, हम लोगों को चिंता हो रही थी कि बिन्नी चली जाएगी तो माँ का क्या होगा। अब तो वो समस्या भी हल हो गई। हालत देखी है उनकी, ये क्या काम करेगी? दीदी ने कहा। काम करने के लिए तो और लोग हैं ना दीदी। बर्तन कपड़ों के लिए दुलारी भाभी है, साफ सफाई और बाजार हाट के लिए बिरजू भैया है, और माँ कह रही थी कि रसोई के लिए भी किसी को रख लेंगी। रख लेगी नहीं, रख ली, दीदी ने कहा। पिछले 8-10 दिनों से बिन्नी को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया है। ग्रेट, माँ को सचमुच सलाम करने को जी चाहता है। जो भी करती है ना पूरे मन के साथ करती हैं। ये कहो कि जो करती हैं अपने मन से करती हैं, किसी से पूछने पाछने की तो जरूरत ही नहीं समझती। अब इन देवी जी को रख लिया है जो एक पांव कब्र में लटका कर बैठी हैं, कल को मर मर आ गई तो इनके बेटे आकर अच्छा हंगामा खड़ा कर देंगे। दीदी ने कहा। शुभ शुभ बोलो दीदी, शादी का घर है। मेरे कहने पर दीदी चुप हो गई, पर चेहरे से लग रहा था कि उनकी भड़ास अभी पूरी तरह निकली नहीं है। माँ बहुत खुश हुई थी। उनकी दोनों बेटियां अपने दामादों के साथ पहुंच गए। उनके आदेशानुसार हम लोग 6 साड़ियां और सूट पीस भी लाए थे। मैं अपनी ओर से एक अमेरिकन डायमंड का एक हल्का फुल्का सा सेट भी ले आई थी, पर दीदी का मूड देखकर उस समय नहीं निकाला। डर लग रहा था दीदी नाराज हो जाएंगी। सोचा कि माँ को बाद में चुपके से दे दूंगी। बिन्नी मिली तो लिपट गई, खूब रोई। मुझे भी रोना आ गया। आखिर इतने दिनों का साथ था। हर साल जब मैं 10-5 दिनों के लिए माँ के पास आती थी तो वो मेरी इतनी खातिरदारी करती थी, क्या बताऊं। बच्चों को इतना लाड करती। उसका चेहरा एकदम निखर आया था। उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। शादी की खुशी लड़कियों के चेहरे पर एक नूर ले आती है। फिर बिन्नी के लिए तो शादी का मतलब था एक अप्रत्याशित सपने का सच होना। आर्य समाज मंदिर में बिन्नी की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। करीब आधा कस्बा निमंत्रित था। सबने माँ की खूब जय जयकार की, खूब सराहा और ये बोले कि तुम्हारी माँ का पीआर बहुत तगड़ा है। मैंने भी कहा, उसी के बल पर उन्होंने अकेले इतने दिन काटे हैं। बारात में कुल जमा 5 लोग थे।
दूल्हे की माँ, दूल्हे के भाई भाभी और दोनों बच्चे, सबकी खूब खातिरदारी की गई। कपड़ों और भेंट वस्तुओं से उन्हें लाद दिया गया। दूल्हे की माँ गदगद थी, कृतज्ञ भाव से बोली, बहन जी, आपने मेरा मरना आसान कर दिया, नहीं तो इन बच्चों की चिंता के मारे मैं हलकान हुई जा रही थी। विदाई के समय भी बिन्नी खूब रोई। इतना तो शायद हम दोनों भी अपनी शादी में नहीं रोई थी जितना बिन्नी रोई। और माँ जितना बिन्नी के लिए रोई, हमारे लिए कभी नहीं रोई थी। जैसा कि बेटी की विदाई के बाद होता ही है, घर एकदम सूना हो गया था। बिन्नी अपने 15 साल के अस्तित्व की छाप घर के हर कोने में छोड़ कर गई थी। मुझे डर लगा कि माँ ये सब कैसे झेल पाएंगी। मैंने 2-4 दिन रुकना भी चाहा तो माँ ने साफ मना कर दिया। बोली, तुम बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़कर आई हो। ये मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ज़माना बहुत खराब है, जानती हो ना। माँ, वे सब मेरे पुराने लोग हैं। गंगाराम बरसों से हमारे यहाँ काम करता है, और गायत्री गायत्री उसी ने एक तरह से उन दोनों को पाला है माँ, आप भी जानती हो। फिर भी तुम अब लौट जाओ, मेरे अकेलेपन की चिंता मत करना, मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। मैंने उनसे कुछ दिन अपने पास चलकर रहने को कहा, लेकिन साथ में मैं ये भी जानती थी कि इस मामले में वो खासी दकियानूसी हैं। वो सिर्फ हंसकर रह गई। रात को सोने से पहले माँ ने हम चारों को कमरे में बुलाया और सामने बिठाकर नेक दस्तूर दिए। दामादों को चांदी की ग्लास, हम दोनों को साड़ियाँ और बच्चों को लिफाफे। इन्होंने घर पर मजाक भी किया था इस बात पर माँ ने सचमुच परंपरा का निर्वाह किया। यह सब करने के बाद माँ ने पूछा, अब एक बात बताओ, इस घर के बारे में तुम सब लोगों का क्या ख्याल है? मतलब घर में कितना इंटरेस्ट है? क्यों, बिनी के नाम करना है? दीदी तपाक से बोली। माँ ने उन्हें घूर कर देखा, फिर शांति से बोली, बिन्नी को जो देना था मैं दे चुकी हूँ। अब कुछ देना पावना बाकी नहीं है। कभी तीज त्योहार पर आएगी तो साड़ी चूड़ी दे दूंगी बस। तो फिर क्यों पूछ रही हो? इसीलिए कि घर को रखना चाहोगी तो नीचे ऊपर दोनों हिस्से तुम्हारे नाम कर दूंगी। और भैया, मैंने पूछा। उसने कह दिया है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आऊँगा। आया भी तो किसी शहर में ही रहूँगा, तो अब तुम ही लोगों को तय करना है। ऊपर तो किराएदार है ना, मैंने कहा। है तो, तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, किराया लेती रहना। वाह, क्या किराया है, दीदी ने व्यंग किया। बेटा, तुम शहर से तुलना मत करो, यहाँ इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। तो फिर इतने से किराए के लिए घर क्यों बर्बाद कर रही हो? ज़रा भी प्राइवेसी नहीं है, दिन भर बच्चों की चिल्लपो मची रहती है, सो अलग। बेटा, ये घर किराएदारों के हिसाब से बना ही नहीं है। सोचा था कि सब लोग इकट्ठा होंगे तो इतना बड़ा घर तो चाहिए ही ना, पर सब लोग इकट्ठा कितनी बार आए। एक तुम्हारे बाबूजी की 13वीं पर, दूसरी बार मेरी 75वीं सालगिरह पर, और अब शायद मेरी। प्लीज़ माँ, मैंने माँ को टोक दिया तो वे चुप हो गई। फिर दीदी से बोली, सारिका, इस उम्र में प्राइवेसी नहीं, कंपनी की ज़रूरत होती है बेटा। वक्त ज़रूरत पर आवाज़ देने के लिए कोई पास में है, ये एहसास बड़ा सुकून देता है। रही बच्चों की चिल्लपों की बात, तो मैं तो इसके लिए तरस गई हूँ। नाती पोतों की किलकारियाँ सुने अरसा हो गया है। पहले छुट्टियों में बच्चे नानी के घर आ भी जाते थे, अब शायद वह रिवाज भी ख़त्म हो गया। अब छुट्टियाँ होती ही कहाँ हैं माँ, मैंने कहा। मार्च में स्कूल वाले परीक्षा लेकर रिजल्ट निकाल देते हैं और फिर अप्रैल में नए सेशन शुरू करके छुट्टियों के लिए ढेर सारा होमवर्क दे देते हैं। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और माँ बाप भी, क्या करें। ऊपर से ये हॉबी क्लासेस, समर कैंप अलग से चल गए हैं। छुट्टियाँ कब शुरू होती हैं कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चलता। और यहाँ आकर बच्चे करेंगे भी क्या, दीदी बोली। छोटे थे तब भी बोर होते थे, अब तो मामा सवाल ही नहीं उठता। माँ, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने दीदी की बातों से माँ का ध्यान हटाने के लिए कहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये घर को बेच देती हूँ, पैसा तुम दोनों आपस में बांट लेना। और भैया, उसने कह दिया है कि जो देना है सारिका राधिका को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर घर बिक जाएगा तो तुम कहाँ रहोगी? अभी थोड़ी ही, मेरे मरने के बाद।
हाँ, एक बात है। क्या? ये बिन्नी की माँ अगर मेरे बाद भी बनी रही तो उसे एक कोना दे देना, पड़ी रहेगी। दोनों 150 भेजती रहना, उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये भला तुमने आखिर क्यों पाल ली। दीदी के स्वर में अच्छा खासा रोष था। बेटा, एकाकी बुढ़ापा क्या होता है इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पास तो फिर भी साधन है, पर जिसे पहने हुए कपड़ों के साथ घर से निकाल दिया गया हो, ज़रा उसके बारे में भी तो सोचो। सबके बारे में सोचने का ठेका तुम ही ने ले रखा है माँ। ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध होते हैं बेटा, नहीं तो बिन्नी मेरे पास ही क्यों आती। दुनिया में और भी तो घर थे, माँ ने कहा। खैर, मैं बिन्नी की माँ का भार तुम पर नहीं डालूंगी। ऐसा करो, घर का जो पैसा आएगा उसमें से 10-5 हज़ार बैंक में डाल देना। ऐसी व्यवस्था कर देना कि उसका खर्चा पानी चलता रहे। बाद में वो रकम बिन्नी को दे देना। इतना झंझट करने की ज़रूरत ही क्या है। वे 5-10 हज़ार उनके बेटों को दे दो। रुपयों के लालच में वे अपनी माँ को रख लेंगे। जो बेटे माँ को घर से बेदखल कर सकते हैं उनका कोई भरोसा है क्या। जीजा जी ने इतनी देर बाद अपना मुंह खोला था। वे लोग पैसे भी हड़प लेंगे और माँ को भी भूखों मार देंगे। वैसे भी वो कौन सा 100 साल जीने वाली है। प्लीज सारिका। अच्छा हुआ जीजा जी ने ही दीदी को घुड़क दिया। हम लोगों की तो हिम्मत नहीं थी उनको घुड़कने की। उसके बाद कमरे में एक असहज सी चुप्पी छा गई। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ देर बाद ये बोले, माँ जी मैं एक बात कहूँ। बोलो बेटा, इसीलिए तो तुम सबको बुलाया है, सबकी राय मालूम हो। ये घर बाबूजी ने इतने प्यार से बनाया है, इसे आपका नाम दिया है। कल को ये बिक जाएगा तो आप लोगों की याद के साथ ये नाम भी खो जाएगा। अरे बेटा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो नाम के रहने न रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। माँ जी, लोग चले जाते हैं पर उनका नाम रह जाता है। हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उसके बाद भी उसका नाम बना रहे। ये बोले, ठीक है, पर इसके लिए क्या कहने को कहते हो तुम बताओ, माँ जी ने कहा। इस घर को बिन्नी की माँ जैसी निराश्रित असहाय वृद्धाओं के लिए आश्रय स्थल बना दिया जाए तो? भाई साहब, आप क्या कहते हैं? इन्होंने जीजा जी से पूछा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, बशर्ते तुम मुझसे कोई डोनेशन न मांगो। हमारे आपके डोनेशन से क्या होगा, इसके लिए तो हमें कोई एनजीओ पकड़ना पड़ेगा। संदीप, क्यों हम बहनों का हक मार रहे हो? हमारी माताश्री पहले ही बहुत पहुंचा चुकी हैं, उस पर तुम नए नए आइडिया पसोर रहे हो। दीदी, मैंने सोचा कि यदि ये घर बिक गया तो इस छोटे से कस्बे में इसका कितना पैसा मिलेगा। जो मिलेगा उसके भी 2 हिस्से होंगे। 3 कहो, बिन्नी की माँ को भूल गए क्या? दीदी बोली। फिर तो माँ जी आपको कई हिस्से करने पड़ेंगे। बिरजू भैया के बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी घर में हो रही है। दुलारी भाभी की बहुओं को यहीं से सिलाई मशीनें हासिल होती हैं। ऊपर वाली भाभी भी माँ जी के भरोसे ही मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ले रही है। तुम तो बड़े खुफिया निकले दामाद जी, माँ हैरान थी। माँ इतना पुण्य जोड़कर क्या करोगी? यही तो साथ जाएगा बेटा, बाकी सब तो यहीं छूट जाएगा। इसी आध्यात्मिक नोट पर वो महफिल बर्खास्त हो गई। सुबह मैं तैयार हो रही थी तो देखा कि दीदी रानी अभी गांव में ही घूम रही हैं। आप लोग देर से निकलोगे क्या? मैंने पूछा। नहीं, मैं 2-4 दिन रुकने की सोच रही हूँ। सब लोग एकदम चले जाएंगे तो घर सूना हो जाएगा। मैं भी रुकना चाह रही थी, पर माँ ने साफ मना कर दिया। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, दीदी ने कहा। लौटते हुए मैंने इन्हें रास्ते में बताया। अच्छा है, दीदी 2-4 दिन रुक रही हैं। सब लोग एकदम चले जाते तो घर सूना हो जाता है ना, माँ दुखी हो जाती। तुम्हें क्या लगता है आदरणीय दीदी तुम्हारी माँ का अकेलापन बांटने के लिए रुकी हैं? ये बोले। मतलब? मैंने पूछा। मतलब जल्दी ही पता चल जाएगा तुम्हें। इनका अनुमान एकदम सही था। सप्ताह भर में ही माँ का फ़ोन आ गया। सारिका, मैं विल बनवा रही हूँ, सोचा मोटी मोटी बातें तुम्हें बता दूँ। मामा, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? मैं कोई आज ही मरने वाली नहीं हूँ, पर हर काम समय से हो जाए तो अच्छा होता है। पता नहीं बाद में हाथ पैर, आँख नाक कान या खासकर दिमाग सलामत रहे कि ना रहे। तो सुनाऊँ मैं विल? हाँ बोलो माँ। मैंने ये घर तुम्हारे नाम करवा दिया है, मैं सामान के।
दीदी से पूछ लिया है आपने? उसी की सहमति से सब तय हुआ है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत कैश था और जो चीज़ें थी वो उसे दे रही हूँ। तुम्हें मेरा कोई गहना पसंद हो तो बता दो ताकि मैं अलग रख दूँ। नो चीटिंग ममा। मुझे जो दे रही हो वो सिर माथे। अब प्लीज़ बार बार जाने की बात मत करना, दुख होता है मम्मी। शाम को ये ऑफिस से लौटे तो मैंने कहा, आपने सही अंदाज़ा लगाया था। दीदी रानी बंटवारे का पूरा प्लान बनाकर ही माँ के यहाँ से विदा हुई हैं। फिर मैंने उन्हें पूरा ब्यौरा सुनाया और कहा, यह घर एक तरह से मेरे नहीं आपके नाम हुआ है। मतलब? आपने उस दिन जो योजना बनाई थी लगता है माँ को बहुत भा गई, इसलिए तो घर मय साजो सामान आपको सौंप रही हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 60 साल की जमी जमाई गृहस्थी, बर्तन, क्रॉकरी, पलंग, बिस्तर, अलमारियां, फर्नीचर, लाइट, कूलर, पंखे आदि। आपको कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। माँ के ढेर सारे कपड़े भी हैं। मतलब आश्रम की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो गई। आगे का काम आप देखिए। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राधिका तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम ठगा गई हो? मतलब तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आया? ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या सचमुच खुश हो? देखिए, खुशी की परिभाषा सबकी एक सी नहीं होती। उस घर में माँ बाबूजी की इतनी यादें हैं कि उसके बिकने की कल्पना मात्र से ही मैं दुखी हो गई थी। अब लग रहा है कि माँ बाबूजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा। और बोनस में उन लोगों के आशीर्वाद भी मिलेंगे जो उस सुमन वाटिका में आकर रहेंगे। वो कल्पना ही इतनी सुंदर थी कि मुझे रोमांच हो आया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।